या फिर आप सुन रहे हो शांत बच्चे की तरह और घर वाले कह रहे हैं देख कैसे सुन खड़ा। और फिर ना आपको समझ आ रहा क्या करूं, ना बच्चे को समझ आ रहा क्या करूं, क्योंकि बच्चे को इतना पता है कि मेरा पापा मेरे या मेरी मम्मी मेरे से पहले भी इस बात पर कह चुकी है, मैंने इसका जवाब दिया था पर इसका समझ में आया नहीं है, तो समझ में इसका आना नहीं है तो मेरे को बोलने का कोई फायदा है नहीं, तो चुप रह के सुनने में ही फायदा है, क्योंकि रोटी यहीं से मिलनी है, शाम को सोने नहीं देंगे ये नहीं तो टिक के बात बात पे ताना मारेंगे फालतू बकवास करी तो इससे बेटर है कि चुपचाप सुन ही लो। और वो बेचारा चुपचाप सुन लेता है। दिक्कत क्या है, उसके पास आपको बताने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, उसके पास शब्दावली नहीं है, वो आपकी तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो अगर आपको बात बताएगा तो सीधी बताएगा और आपको लगेगा ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। अगर वो सीधी बात बताएगा तो वो आप वाली बात हो जाएगी कि बच्चे जबान लड़ाते हैं आजकल के, वो जबान नहीं लड़ाते हैं, वो सीधी बात कर रहे हैं आपसे, और जब भी आप सीधी बात करोगे सामने वाले को लगेगा कि ये जबान लड़ा रहा है। और इसलिए इस अथॉरिटेटिव संसार के अंदर किसी भी ऐसी चीज को बंद किया जाएगा जहां पर आपसे सीधा आंख में आंख डाल के सवाल पूछा जाए, स्पेशली जब आप अथॉरिटी हो। इसीलिए आज्ञाकारी पुत्र शब्द का जन्म हुआ। आदर्श पिता को सोचना बंद कर दिया, आदर्श मां बाप बंद हो गए, केवल आज्ञाकारी बच्चे होंगे, केवल आज्ञाकारी शिष्य होंगे, आदर्श टीचर्स नहीं होंगे, आदर्श गुरु नहीं होगा, आदर्श समाज नहीं होगा, आदर्श विद्यालय नहीं होगा, आदर्श लोग नहीं होंगे, केवल आदर्श बच्चा होएगा। इसका जन्म हुआ क्योंकि उनको गुलाम चाहिए, और आपको भी गुलाम चाहिए, मुझको भी गुलाम चाहिए। मैं बॉस हूं, मुझे कंपनी में गुलाम चाहिए, मैं घर में हूं तो मुझे घर में गुलाम चाहिए, जैसे बोल दिया जाए, जैसे करने को कह दिया जाए। मैं विद्यालय में टीचर हूं तो मुझे भी गुलाम चाहिए। अगर सामने वाला सोचेगा, सीधी सीधी बात करेगा तो आपकी अथॉरिटी चैलेंज होगी, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार सीमित है। और अगर उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जहां आपके ज्ञान से बाहर की बात है तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि इसको कुछ पता ही नहीं है। डरते हैं इसलिए हमसे बड़े वाले टीचर्स डरते हैं कि कहीं हम उस कैटेगरी में ना आ जाएं, तो चुपचाप पढ़ लेना है। इसलिए क्वेश्चनिंग खत्म हो गई। कहीं बची है क्या आपके संसार में, आपके आसपास क्वेश्चनिंग? कहीं भी नहीं बची है। कमाल है ना। आपका बच्चा सुबह उठता है, वो 6 बजे उठता है और एकदम रोबोट की तरह तैयार होता है, फटाफट आप उसका बैग पैक करते हो, उसकी बस बाहर वेट कर रही होती है, आप उसको बस में चढ़ा के बाय कर देते हो, वो वहां जाते ही स्कूल में उतरते ही स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलता है, फिर वो कीप क्वाइट, स्टैंड क्वाइटली, सिट क्वाइटली, नोट डाउन क्वाइटली, है, होमवर्क दे दिया, फिर आपको वीकली टेस्ट होंगे, फिर मंथली टेस्ट होंगे, फिर आपके टेस्टों के बाद में फिर आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को कौन बताएगा आपको? वो टीचर। बल्कि आज तो टीचर बचा ही नहीं कोई, वो सैलरीड पर्सन, नौकर, सरकारी हो या प्राइवेट, वो नौकर है। वो नौकर बताएगा कि आपका बच्चा अच्छा नहीं है। अभी इसमें दिमाग तो है, कर तो बहुत कुछ सकता है, कर नहीं रहा। मेहनत करो बेटा। फिर मम्मी भी उसको पेरेंट टीचर मीटिंग में बोलेगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, अगली बार पढ़ोगे ना, ज्यादा पढ़ोगे ना। उस बच्चे को प्रॉमिस का मतलब ही नहीं पता बेचारे को, और वो कर रहा है कि उन्हें पता है फिर फालतू मगजमारी करनी पड़ेगी इसके साथ, इससे अच्छा पहले ही बोल दो हाँ प्रॉमिस मम्मा प्रॉमिस है। और
फिर वही रूटीन चालू हो जाओ, वो सेम रूटीन चालू, फिर अगले पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद फिर अगली पेरेंट टीचर मीटिंग का वेट, और अगली पेरेंट टीचर मीटिंग पे भी वही। कभी पूछा है अपनी क्लास टीचर से, अपने बच्चे की क्लास टीचर से कि जी आपने मेरे बच्चे को ऑब्जर्व कितना किया है? क्या है उसके पास इतना टाइम है क्या? आप अगर टीचर हो, या आपके पास है क्या किसी के बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके मां बाप को बुला के समझाने का कि आपका बच्चे के पास ये चीज है, आपका बच्चा इसमें स्पेशल है, आपका बच्चा यहां स्पेशल है? कभी कहा है आपकी क्लास के टीचर ने कि आपका बच्चा स्पेशल है? क्या आपको लगा है कभी कि आपका बच्चा स्पेशल है? क्योंकि आपको लगने ही नहीं देगा ना सिस्टम, आपको आपका क्लास टीचर, आपका समाज, क्योंकि उसको अपने हिसाब का बच्चा चाहिए। अभी चलेंगे आप मासी के यहां चल रहे हैं, बुआ के वहां जा रहे हैं, और गाड़ी में बैठ के बात सुन ले, फालतू किसी चीज को हाथ मत लगाइयो, जाती पैरे पेन न करना है, सबके पैर छूने हैं, नमस्ते अच्छे से करना, खाने की चीजों पे टूट के मत पड़ियो, ठीक है? और कहीं वहां जाके तो ज्यादा बढ़ने लगे, देख लियो, फिर अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना। अब वहां जाते ही बच्चा, अब उसको पता है कि अब वो टाइम आया जहां अब ये यहां मेरे को मार नहीं सकते, यहां या मेरे को पीट नहीं सकते, अब अपन राजा, फिर वो जान के वो करेगा, है? और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, दांत अंदर ही अंदर जो उसकी तरफ देखो, ऐसे करके देखोगे, है? होता है ऐसे। अच्छा, फिर वो बच्चा कंफ्यूजन में है कि यार घर में तो मना खाने देने नहीं है, घर में तो बोलते हैं ये गेस्ट के लिए है, वहां वो दे रहे हैं खाने को, वहां खाने नहीं देते, ठीक? अच्छा, गाड़ी में तो बोल रहे हैं सबके पैर छूने हैं, वहां जाके उसके साथ बहस करते हैं, जिसके पास भी गए हैं डिस्कशन में कहीं ना कहीं बहस हो ही जाती है अपनी थोड़ी मोटी, किसी ना किसी, नहीं भी होएगी तो गाड़ी में आते टाइम फिर वो मम्मी बोल रही होती है, देखा मैंने कहा था वो ऐसी है, मैं तो कई बार कह लिया था, मैं तो समझा के मेरे लिए, मतलब वो ऐसी बातें आएंगी जहां समझता है बच्चा कि ये ऐसे आदमी के पैर छूने के लिए बोल रहे जिनको अच्छा नहीं मानते ये, है? मैं बहुत सारी चीजें जर्नलाइज लूंगा जहां पे मैंने उनको जिया है। असल में मैं यहां खड़ा होकर के बड़े जोर शोर से केवल इसलिए कह पाता हूं कि मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं आपको कह रहा हूं, और मैंने उसका नतीजे देखे हैं। आप यकीन मानिए इसके नतीजे इतने अल्टीमेट है ना, आप महसूस करेंगे यहां बैठे बैठे, यहां से जाओगे जब आप, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम अब तक क्या जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे थे, क्या देने का प्लान कर रहे थे, या आज तक हमने क्या दिया और अब हमारी दिशा क्या रहेगी। ये बहुत कुछ चीजें निर्भर करेगा आज आपकी समझ के ऊपर। मैं जब आपको शुरू में मैंने एक बात बताई थी कि जब मैंने इस साइंस को डेवलप किया, तो डेवलप करते करते मैंने महसूस किया कि समाज बच्चों के बारे में सोचना बंद कर चुका है। मेरे पास मौका था, मैं सरकारी स्कूल का टीचर था, मैं और मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। मैंने डेलिबरेटली ये प्लान किया कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा मैं इस साइंस को समाज को नहीं दे पाऊंगा। अब क्योंकि ये साइंस इतनी गजब है, इतनी अल्टीमेट है कि मेरे अब हर दोस्त मुझे ये कहता है कि बलारा तूने ना दुखती रग पे हाथ रखा है, ये दुखती रग है समाज की। आज जो समस्याएं हमने इस सेमिनार की एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला है वो आपके हर घर में है, जो नहीं आए उनके में भी है।
बस उनको इतना यकीन नहीं है कि ये समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है, कुछ पॉसिबल है कि नहीं। उनको ऐसा लगता है कि पूरे समाज में ही ऐसा हो रहा है। और क्योंकि एक मौका है मेरे पास कि मैं इससे मनचाहा धन अर्जन कर सकता हूं, जितना चाहूं उतना। ये जिनके बारे में सुनील भाई बोल रहे थे ना, ये मनोज जी ईशानी के मामा जी हैं एक्चुअली। ये वहां गए हैं मेरे साथ स्कूल में। ये जो सेमिनार मैं आपको आज दे रहा हूं ना, एक प्राइवेट स्कूल के स्टेज पर चढ़ने का मैं 3.5 लाख रुपया लेता था, और उनके टीचर्स को बताने का 10.5 लाख रुपया, सिर्फ ये सोच करके कि अगर पैसा इकट्ठा कर लिया मैंने बहुत सारा, फिर कहां जाएंगे हम। मैंने अपने बच्चे को बहुत से पैसे के ढेर पे खड़ा कर भी दिया, बिठा भी दिया, उसको सोने के लिए भी पैसों का बेड लाके दे दिया, तो भी समाज तो कचरा दे रहा हूं ना मैं। 18 साल तक तो उसको बचा के अपने बच्चे को घर के अंदर पाल के कैद करके रख लूंगा कि बाहर दुनिया बड़ी खराब हो गई है, भरोसे लायक नहीं है। जब वो अपने पैरों पर चलने लग जाएगा, जब वो अपनी साइकिल पर दौड़ने लग जाएगा, जब वो अपनी कार उठा के चलेगा, तब कैसे बचाओगे उसको इस समाज से? तब मैं कैसे बचाऊंगा? यह सोच करके मैंने एक प्रण लिया और मैंने कुदरत से, परमात्मा से एक वादा किया कि मैं अपनी विद्या से कभी भी अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, केवल जरूरतें पूरी करूंगा। इसलिए मैंने आज तक जितना पैसा कमाया, मेरे पास सिंगल पैसा सेविंग नहीं है। 8 साल से मैंने बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया अपना। सैलरी अकाउंट कभी खुला था, कभी कोई भी अगर ऑनलाइन भी बैठा हो बता दे मैंने किसी को अपना अकाउंट नंबर दिया हो जिंदगी में, कभी कोई पैसा, एक पैसा सेविंग किया हो। मेरा अकाउंट खाली पड़ा है। ना मेरे घर में मकान है, मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे पास कुछ भी सेविंग्स नहीं है। और हर व्यक्ति मेरे घर का परेशान है कि यह आदमी जान जोखिम पे लेके घूम रहा है और इसके पास कुछ भी नहीं है। और मैंने प्रण लिया है, आखिरी सांस तक जिंदगी में आप मुझे देखोगे, मेरे नाम से जिंदगी में कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। यह मेरा परमात्मा से प्रॉमिस है। क्योंकि मैंने 8 साल तो काट लिए, आगे भी कट ही जाएंगे। मुझे पता है ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। बच्चों के लिए चिंता होती है मां बाप को, और ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपने तो कर लिया, हम लोग कैसे करें? ऐसा कुछ सवाल बहुत से आते हैं। यकीन मानिए सब इंतजामात हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके आसपास के लोगों को इतना यकीन हो जाए, एक बार पता लग जाए कि ये जो पैसा या फिर ये जो सपोर्ट है ये वेस्टेज नहीं जाएगी। और अगर आप किसी को सच्चे दिल से कुछ दे रहे हो तो वो रिटर्न होकर कई गुना होकर के लौटता है। ये मुझे मालूम है, अभी तक की मेरी जिंदगी में मैंने ये देखा है। तो आपके दिलों से, दिमाग से एक डर निकालना है कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े तो वो फेलियर कहलाएंगे। और आपको डर केवल इसलिए नहीं है कि आपका बच्चा फेलियर हो जाएगा। अगर आपका बच्चा फेलियर हुआ तो आपके ऊपर एक फेल मां बाप का ठप्पा लगेगा। आपको इस बात का डर है कि दुनिया क्या कहेगी। ये इतना ठीक ठाक था, पोजीशन पर बैठा था, इसने अपने बच्चे को इतना भी तैयार नहीं किया कि ये कोई नौकरी ही कर ले या कोई काम धंधा या कोई एडजस्ट हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि वहां उसके लिए आप तैयार कर रहे हो। लेकिन एक बार पूरी कैलकुलेशन को नजर दौड़ा करके देखिए। मैं पहले इस कैलकुलेशन को ओवरऑल बोला करता था। 3-4 दिन पहले मैं अपनी बहन के साथ बैठा था, प्रोमिला के साथ, तो मैं बैठा बैठा चर्चा कर रहा था कि बात चल पड़ी कि हम बच्चों को किस चीज की तैयारी कराएं। हमने कहा तैयारी क्यों करानी है? बोले कि पेपरों की तैयारी। मैंने कहा एक काम करना प्रोमिला, ऐसी तैयारी कराओ ना जिसमें 100% विनिंग हो। ऐसी क्यों कराएं कि जिसमें फेलियर ही फेलियर हो? बोले कैसे? मैं कहा कैलकुलेट कर, किसी भी भर्ती को, किसी भी नौकरी को, किसी भी एडमिशन प्रोसेस को या किसी भी चीज को एक बार कैलकुलेट करो कितनी सीट हैं और कितने आवेदन हैं।
बस, और उसका परसेंटेज निकालो। यूपीएससी का एग्जाम ले लो, 1000 से ऊपर भर्तियां रेयर होती हैं, 1001 तक होती हैं, ठीक है, 800, 700, 900, 600 ऐसे होती हैं। मान लीजिए 2000 भी हो गई तो भी, इस पे भी ले लेंगे बात, लेकिन अपन पहले 1000 पे बात कर लेते हैं कि 1000 भर्ती निकली, 12 लाख बच्चा आवेदन भरता है, फॉर्म भरता है। हम 10 लाख का भी ले लेते हैं कि 1000 पे 10 लाख है, 0.1% का सिलेक्शन होना है। क्या इससे ज्यादा का सिलेक्शन हो सकता है? 18 की जगह 20 घंटे पढ़ के हो जाए, 24 घंटे पढ़ के हो जाए, अमीर हो, गरीब हो, किसान का हो, टीचर का हो, या बिना मां बाप का बच्चा हो, क्या 1000 से ऊपर सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 0.1% सक्सेस रेट हुआ, इसका मतलब फेलियर रेट कितना हुआ? 99.9। मुखर्जी नगर जाके देखिए, मैं रहा हूं, मैंने कोटा में जाके उन बच्चों की मानसिक स्थिति को पढ़ा है, जाना है, सुना है। मैं जब उनसे बात करता हूं ना, दे रियली हेट देयर लाइफ, अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं वो बच्चे। और अगर आपको कभी मौका मिले अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का, तो एक बार मुखर्जी नगर में 2 रातें काट के आइए। वहां वो बच्चे जहां चाय पीते हैं, जहां वो आके बाहर सिगरेट पीने आते हैं, जहां वो अफीम लेने आते हैं, जहां वो चरस गांजा लेने आते हैं, एक बार जाके देखिए, एक सिंगल बच्चा नहीं मिलेगा जो नशा नहीं करता है वहां। पहले साल में मिल जाएगा, जो पहला साल गया है, वो तैयारी करनी है, पहला पेपर देने के बाद ही सब ढीला हो जाता है सिस्टम, और दूसरे साल के बाद वो नशा करना शुरू कर देते हैं। और उनके मां बाप कितने बच्चों के? 99.9 बच्चे अपनी छाती और अपनी कमर के ऊपर स्टैंप लगवा के आते हैं कि मैं फेलियर हूं, जो होना ही है। आपके बच्चे के एडमिशन पे ले लेते हैं, लगभग 25 लाख बच्चा अपीयर होता है 12वीं में, सीबीएसई और आईसीएसई में, 12वीं क्लास में। स्टेट बोर्ड के एक्स्ट्रा हो गए, वो 50 लाख पे जाती है, लेकिन मैं केवल 25 लाख पे बात कर लेता हूं। 25 लाख बच्चा अपीयर हुआ। क्या आपको मालूम है टोटल सीट कितनी है ग्रेजुएशन की? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, शुरू से लेके आखिर तक सरकारी, प्राइवेट, जितने आगड़ंगड़ लोहा लंगड़ जितने कॉलेज हैं, सारे कॉलेज में टोटल 4 लाख सीटें हैं। कितनी सीटें? इसका मतलब 25 लाख में से 21 लाख बच्चों का कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होना है। तो उनके मां बाप उनको यह कहते मिलेंगे कि ये पढ़ा नहीं तो इसका हो जाता, किसी ना किसी में तो हो जाता। यानी आप जो अपने बच्चे को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, वो श्योर शॉट फेलियर का है, यकीनन वो असफलता का रास्ता है, वो बर्बादी का रास्ता है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का। हां, बीच में कोई बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसकी किस्मत है, लेकिन आपने तो रास्ता उसका बर्बादी का ही तय किया था। ये आपको समझना पड़ेगा। आज मैं क्या कहता हूं, मेरा यह कहना है और मेरा यह मानना है और दिल से मानना है, और मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में यह ऑब्जर्व किया है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, उसके पास खास क्वालिटी है। बस गलती क्या है, ना आपको पता उसमें क्या खास है, ना उसके स्कूल टीचर को पता, ना किसी पड़ोसी को पता, ना दादा को पता, ना बाबा को पता, ना ताऊ को पता, ना पड़ोस, ना कोई शहर में कोई आदमी है, ना कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई आपको संभालने वाला, किसी को मालूम ही नहीं वो स्पेशल कहां है। सिर्फ यह पता है कि स्पेशल यहां नहीं है। थोड़ा सा गौर फरमाइए, आपके बच्चे के क्लास में 35 बच्चे हैं, मान लीजिए, हम ये मान के चल पड़ते हैं कि 35 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास, आपके बच्चे के क्लास में। क्या 35 के 35 फर्स्ट आ सकते हैं?
क्या 35 के 35 फेल हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं 35 के 35, फर्स्ट नहीं आ सकते। फर्स्ट कितने बच्चे आ सकते हैं 35 में से? कितने आ सकते हैं जी? तो 34 मां बाप अपने बच्चे को केवल एक ही लाइन कहेंगे, बेटा तना फर्स्ट आना अगली बार। नहीं, मान लो उसको फर्स्ट आ गया तो जो फर्स्ट पहले था उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर भी एक ही रहेगा। क्यों जी? अच्छा, ये दौड़ कभी खत्म होगी? पहले नंबर पे जो था उसको टेंशन है कि मैं दूसरे पे ना आ जाऊं, और जितने बाकी हैं सबको टेंशन है कि मैं वहां चला जाऊं। उनको नहीं है असल में, मां बाप को, बच्चों को नहीं है इस बात की टेंशन। बच्चों रेयर टेंशन होगी उनको तो। अच्छा, एक कैटेगरी है बच्चों की जो अभी सुनील ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। आपका बच्चा आया है क्या सांगवान साहब? नहीं आया। इन्होंने मुझसे पूछा था, बता दूं सबके सामने, ठीक है? हालांकि मैं किसी के बच्चे के बारे में जिक्र करता नहीं कहीं पर, लेकिन मैं वो बता दूं क्योंकि इन्होंने मुझसे कई बार पूछा और मेरे पास ऐसा मौका लगा नहीं कि मैं बता दूं। मेरी आपसे कभी बात तो नहीं हुई इस बारे? हाँ ना तो नहीं कुछ हुई? मैं आपके बेटे से कभी बात तो नहीं करी मैंने, सिर्फ एक बार मिला हूं। अब इनका बेटा है ना, इनका बेटा उस कैटेगरी में आता है कि उसको जो काम कहेंगे नहीं वो नहीं करना बस। गलत तो नहीं कह रहा जी? बिल्कुल सही कह रहे। अब क्या देखो, अब आप एक बात बताइए, इनके बच्चे की वो क्वालिटी है, खास बात है कि जो कहा जाएगा ना कि तेरे को ये काम करना है, उसका दिमाग वहीं से बैक मारेगा कि ये कौन होता है मुझे बताने वाला, मुझे क्या करना। मेरे में क्या अकल नहीं है? मेरे को सब समझ है। तो वो उसका मन भी कर रहा होगा ना, मतलब कैसे कि वो टीवी देख रहा है या मोबाइल पे लगा हुआ है और लगे लगे उसके दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि चलो बहुत देर हो गई टीवी पे बैठे हुए, अब मैं पढ़ लेता हूं, और मोबाइल रख के टीवी रख के और चल पड़ा पढ़ने के लिए। अब सांगवान साहब वहां उसको देख रहे थे इतनी देर से, 1 घंटे से। उन्हें देखा कि इसने फोन तो रख दिया। इतनी देर में उनका भी बाप जाग बेटा अंदर से कंपटीशन वाला कि तू पढ़ लें थोड़ी देर। उत्ते रहेगी भाई, टोक दिया भाई, ईब तो पढ़दा नहीं, फिर पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा, फिर बेशक चाहे 1 घंटा लेट करना पड़े लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। ये मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, लाइफ के लिए भी। अगर ये कहेंगे तू कोई दुकान ही खोल ले, वो ना मैं नहीं खोलता। ये कहेंगे तू ये वाला काम कर ले, मैं नहीं करता। अब मान लो इन्होंने इनको उसको सारे ऑप्शन दे दिए कि तू ये कर ले, तो सारों पे क्रॉस कर चुका। अब कहां लेके जाएंगे ये उसको बताइए? अगर ये अब वो हो चुका कितने साल का? 24 का हो चुका। 24 तक इनने पका दिया वो, और ये घर में मियां बीबी पक्का बात भी करते होंगे, उसकी आंख में आंख डाल के बोलते हो तू कुछ तो कर ले। अब वह लाइन बोल दी कुछ तो कर ले, मैं कुछ भी नहीं करता। अब बताओ वो बच्चा कहां जाए? बताओ, इसमें उस बच्चे का कसूर है क्या? वो उस कैटेगरी में आता है? मैं ये कह रहा हूं, या तो इन्होंने वो गर्भ विज्ञान का सहारा लेकर के और पहले ही मंत्रोच्चारण करके, पहले ही पूरा इंतजाम करके ये कुदरत से मांगा होता कि एक ऐसा गुलाम दे दे जो कर कहूं उतने ऐसे ही करे। या तो इन्होंने ऐसा कोई यज्ञ किया होता कि मुझे गुलाम देना है। अगर इन्होंने बेटा मांगा, बच्चा मांगा, जो उसको कंसीव करते टाइम उनके मां बाप के दिमाग में ख्याल थे, वो जिस भी मानसिक स्थिति में थे उसके हिसाब से वो बच्चा पैदा हो गया, उसको कुदरत ने एक ऐसा खास दिमाग दे के भेज दिया। अब तो कोई बस नहीं रहा ना किसी का, वो पैदा हो गया। अब तो उसको जो क्वालिटी है उसको पहचानना पड़ेगा। आपके हाथ में कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, या आपके पास लोहा है, इसके हिसाब से आप तय करोगे ना कि आप क्या काम करने वाले हो।
भाई कागज की रोड ले ली आपने या प्लास्टिक की रोड ले ली, उसके साथ आग को कुरेद सकते हो क्या आप? जल जाएगी। मोम की रोड के साथ तो नहीं कर सकते ना आप ये काम, क्यों जी? लोहे की रोड के साथ आप बिजली की तार तो नहीं छेड़ सकते। मान लो आप उस रोड को आपने लपेट के अच्छे से घर में रखा हुआ था कि इस पे जंग ना लग जाए, उस पे पॉलिश भी किया, उसको संभाल के रखा। 10 साल के बाद आपने उस रोड को बोला, देख बेटा तेरे लिए मैंने सब कुछ करा, तू मैंने बचा के रखा, तुझे मैंने कभी जंग नहीं लगने दिया, तेरी सुरक्षा करी, अब मैं बिजली के तारों से तुझे छेड़ने वाला हूं, तू मुझे करंट मत मारना। पॉसिबल है कि वो मान जाएगी आपकी बात? उसका गुण धर्म है करंट पास करना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना मारे करंट। तो आपके बच्चे के पास गुण धर्म है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो करेगा, वो वही करेगा। आप नहीं करने दोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे और वो फिर क्रॉस करके बैठ जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता। फिर देन व्हाट? मान लो वो रिश्ता खराब हो गया, फिर और पुरानी फिर वो आपको दोहा याद आए कबीर का, रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, है टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। आपने रिश्ता तोड़ दिया एक बार, क्या वापस वैसा जुड़ पाएगा दोबारा? तो क्यों ना हम ऐसा समाज बनाएं कि वो रिश्ते टूटे ही ना। क्यों जी? तो ये शुरुआत बच्चे के एंड से होगी क्या मां बाप के एंड से होगी? पहले बताइए, कहां से होगी? मां बाप के एंड से शुरू करना पड़ेगा ना। ये बच्चे के एंड से नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो जैसा कुदरत ने काम करने के लिए भेज दिया। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब समाज के अंदर या सृष्टि के अंदर या धरती के अंदर कोई ऐसा वृक्ष उग रहा होता है जो समाज के लिए हानिकारक है, लोगों के लिए, उसी वक्त सृष्टि पास में ही एक दूसरा वृक्ष अपने आप पैदा करना शुरू कर देती है जो उसके उस जहर की काट होता है अपने आप। इसका मतलब आपका बच्चा जो घर में पैदा हुआ ना, उसका कोई ना कोई पर्पस है। कुदरत ऐसे ही वेस्टेज नहीं देगी आपको। कौन मानता है आप में से कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? है कोई जो मानता हो ऐसा? परमात्मा उनको आशीर्वाद के साथ देके भेजता है आपको? है कोई? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, मानते हैं आप लोग? कभी गिफ्ट किया है किसी को? किसी के बर्थडे पे, शादी पे गिफ्ट करा होगा? कोई ना कोई गिफ्ट तो देने गए होंगे ना आप। गिफ्ट देने से पहले क्या क्या सोचते हो? सबसे पहले तो यह हिसाब लगाते हो कि मेरा इसके साथ रिश्ता कैसा है, भाई इसके ऊपर कितने पैसे खर्च करने हैं, है कि नहीं? दुकान पे जाएंगे आप, भैया कोई गिफ्ट देना, अब वो पूछेगा जी कितने का दूं। वो सबसे पहले ये मारता है कि कितने का देना है। तो आप बताओगे जी 500-600 का देना है कि 1000 का देना है, वो आप डिसाइड करोगे। या तो आप अपनी जेब को देखोगे या आप अपने रिश्ते को देखोगे। फिर आप क्या देखते हो? लड़का है कि लड़की है, बर्थडे है कि एनिवर्सरी है? फिर आप हिसाब लगाओगे कि मैंने ऐसा गिफ्ट देना है जो उसका यूज हो जाए, या ऐसा गिफ्ट देना है कि वो टांगा जाए कि जैबर भी देखे मेरी याद आवे, कि जितनी बार भी देखे मुझे याद करे। पर्पस होते हैं हर आदमी के गिफ्ट देने के, लेकिन वो पर्पस होते हैं और आप उस पर्पस के साथ उसे वो उपहार देते हो। तो परमात्मा ने जब आपको वो उपहार दिया है बच्चे के रूप में, तो क्या आपको लगता है वो बिना मकसद के दिया होगा उसने? उसका तो अल्टीमेट पर्पस होगा, मैं ऐसा मानता हूं। वो तो आप नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे ना। हमसे गलती क्या हो रही है? हमको नहीं मालूम वो क्या उपहार दिया है हमको, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसको समाज में कहां स्थापित करना है, उसकी जगह क्या है समाज में, ये हमको नहीं पता ना। और हम फिर एक दौड़ में लग जाते हैं। उस दौड़ में, जिस दौड़ में हमको टेलीविजन लगाता है, जिस दौड़ में हमको इंटरनेट लगाता है,
जिस दौड़ में हमको वो गधे लगाते हैं जो बैठ के चौराहे पर सिर्फ बात करने का काम करते हैं, जिनके पास चिंतन कुछ नहीं होती, क्योंकि वो वहीं से देख करके आते हैं वो सारी बातें। मैंने आज तक अपने 20 साल के इस करियर में, 18 साल के अपने सामाजिक जीवन में, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जिसके बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो या 3 साल से कम हो और उसने ये कहा हो कि मेरे घर में गधा पैदा होया। मुझे नहीं मिला। वो ये कहता है, क्या कमाल का दिमाग है बोलारा साहब इसका, मतलब हमसे फास्ट सीखता है, ये मोबाइल हमसे ज्यादा जानता है, रिमोट हमसे ज्यादा चलाना आता है, गाड़ी के सारे फंक्शन पता है, दूर से देख के सारी गाड़ियां बता देता है, हर छोटी चीज को पहचान लेता है, बाहर किसी की आवाज, किसी की गाड़ी की आवाज आए तो उसी से पहचान लेता है बिना देखे ही, और पता नहीं कितनी सारी चीजों को बताएंगे वो आपको, इतने गुण गिनाएंगे उसके, दादा अलग गुण गिनाएंगे, दादी अलग गुण गिनाएगी, पापा अलग गिनाएगा, मां अलग गिनाएगी, वो कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं उस बच्चे के अंदर। और जैसे ही वो मां बाप अपने बच्चे को नौकरों के हवाले करते हैं, जिसको टीचर कह रहे हैं आजकल, वो कचरा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और उस 8वीं 9वीं क्लास तक पहुंचता है, तब आप कि वही टीचर्स डिक्लेयर करते हैं आपके बच्चे को कि आपका बच्चा निकम्मा है, डिक्लेयर करते हैं और आप मान लेते हैं। और मैंने अभी अभी आपको बताया, क्लास में जितने बच्चे होंगे केवल एक बच्चे को उसकी मैडम अप्रिशिएट करेगी कि वो फर्स्ट आया है, बाकी सबको ये कहेगी बेटा तुम मेहनत करो, तुम कर सकते हो। जबकि असलियत यह है वो कुछ नहीं कर सकता, एक ही कर सकता है फर्स्ट नंबर पे आने का काम। और अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए, सरकारी नौकरियों की और प्राइवेट नौकरियों की बात कर ली जाए, 1% भी सरकारी नौकरी नहीं है। जितना बच्चा 12वीं पास करता है, जितना बच्चा ग्रेजुएशन करता है, जितना मास्टर्स करता है और फिर आगे पीएचडी एमफिल करता है, उसके टोटल नंबर का, यानी इस साल में जितने बच्चे पास आउट होंगे उसका 1% सरकारी नौकरी नहीं है और उसके 3% से ऊपर प्राइवेट नौकरी नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप लोग 500-700 लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप में से सारे के सारों का बच्चा एक क्लास में पढ़ता हो और वो किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे, तो 5% से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। मान लो 100 मां बाप हैं, सारे आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं, सबके बच्चे अपीयर हुए कंपटीशन में, 100 में 100 का ले लेते हैं, और 5 का सिलेक्शन होना है। बताओ आप किन 5 का सिलेक्ट करोगे? 5 अमीरों का करोगे या 5 गरीबों का करोगे? 5 पढ़े लिखे मां बाप का करोगे या 5 किसान के बच्चे का करोगे या 5 मजदूर के बच्चे का करोगे या 5 रेहड़ी वाले का करोगे या किसका करोगे? कौन से 5 का करोगे बताइए? और आपके बच्चे को किस दौड़ में लगा दिया कि कंपटीशन में बैठ, जैसे कंपटीशन उसका सॉल्यूशन है। कंपटीशन केवल यह बताने के लिए है कि इन 100 में से वो 5 असली गुलाम कौन से हैं। 5 असली गुलाम, वो 5 कौन पेपर पास करते हैं? अगर आज तक आपके आसपास पड़ोस में से जिन 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उन 5 बच्चों की अगर लिस्ट निकालोगे, वो 5 ऐसे बच्चे थे जिनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता था। वो 5 ऐसे बच्चे थे जो समाज के लिए जीरो हैं। वो 5 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मां बाप के साथ भी हाथ नहीं बटाया कभी। वो 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पढ़ाई के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया, और वो जिंदगी में नौकरी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। समाज में उनका योगदान जीरो रहेगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उनको जब सच के लिए बोलना होगा उस वक्त वो नौकरी आड़े आ जाएगी कि मेरी तो नौकरी है, मैं तो इसलिए नहीं बोल सकता। और वो 95 लोग रो रहे होंगे कि हमारी तो किस्मत माड़ी थी। वो इसलिए नहीं बोल पाते कि उनके क्या पता उन 5 में उनका लिस्ट, उनके बच्चे का नंबर आ जाए, इसलिए वो इसलिए नहीं बोलेंगे। वो 5 वो बच्चे होंगे। और मैं ये कह रहा हूं वो 100 के 100 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। परमात्मा ने कुदरती रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा किए थे। हमने उनको गधा बनाया कि तुम रट्टे मारो, रट्टे मारो, रट्टे मारो, रट्टे मारो, जबकि रट्टे मारने का एक ही नतीजा है
99.9% फेलियर, यानी 100% फेलियर। हम अपने बच्चों को 100% फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। दिस इज अवर गोल। और अगर मौजूदा व्यवस्था में समाज को यह बात समझ में नहीं आई कि हम गलत रास्ते पर हैं, तो ठीक कैसे करोगे? मैं यहां करनाल हूं, कुछ मां बाप मुझे यह कह देते हैं कि भाई आप तो डॉक्टर साहब अतिवाद में चले जाते हो, अतिवाद में बात करते हो, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है। मैंने कहा ठीक है, यहीं से ले लेते हैं एग्जाम्पल। अपन यहां करनाल है, मैं कह दूं कहीं ना कहीं तो चलना ही है, चल पड़ो भाई। कुछ ना कुछ करने का मतलब है जीवन में एक दिशा की तरफ चल पड़ना। अच्छा, आपका घर है चंडीगढ़ में और आप यूं चल पड़ो यूपी की तरफ, फिर या इधर चल पड़ो राजस्थान की तरफ, या इधर चल पड़ो दिल्ली की तरफ, पहुंच जाओगे क्या कभी अपने घर? हां जी, कभी भी पहुंच जाओगे क्या? कि चलते रहोगे तो कभी भी पहुंच जाओगे क्या? कभी भी नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं, मेरी बात कोई एक आदमी सुने, मेरी बात 100 आदमी सुने, मेरी बात पूरा समाज सुने, भाड़ में जाए, जो सुनता है सुने, जो ना सुनता ना सुने, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो सही रास्ता है, भले ही अकेला जाना पड़े, भले ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भीड़ साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। इसलिए मैं अकेला चलता रहा। और लिटरली गालियां खाई मैंने हर उस आदमी की जो मेरे साथ जुड़ा था, क्योंकि मैं उनके उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा था जो गुलामी कहते हैं, जिसको मैं गुलामी कहता हूं। उसको आप अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते, अपनी मर्जी से जी नहीं सकते। आपको खाना भी वही पड़ेगा जो वो दे रहे हैं, अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते, मतलब कुछ भी नहीं अपनी मर्जी से। ऐसी लाइफ मैं तो नहीं जीऊंगा, कम से कम मैं तो अपने बच्चे को ऐसी लाइफ में नहीं डालूंगा, मैं तो नहीं धकेलूंगा। 10वीं क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, तो मुझे उसका एक टीचर बोलता है बुला करके, ऑनलाइन बोल रहा हूं मैं, कोई ऐसी झूठ नहीं बोल सकता यहां, नहीं तो अभी मुकदमा हो जाएगा। मुझे उसका टीचर बोलता है कि जिसको पढ़ने के लिए बोल दो थोड़ा सा। मैंने कहा क्या हुआ? पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा मैंने तो आज तक नहीं बोला कि जी अब बोर्ड है। मैंने कहा अगर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है ना, तो उसका एक ही मतलब है, आपके टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है। अगर किसी को इंटरेस्टिंग लगे तो बात वो काम ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भाई मेरे को कोई काम करने में आनंद आ रहा हो, मैं क्यों ना करूंगा? हैं? सोच रहे हैं ना? भाई आपको कोई काम करने में, आप उसी चीज से तो टरोगे ना जिसमें आपको आनंद नहीं आ रहा। अगर आनंद नहीं आ रहा तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो सिखाने वाले का तरीका गलत है, या सीखने वाले का तरीका गलत है, या फिर वो सीखने के लिए बना ही नहीं है, यह भी होता है, या माहौल ठीक नहीं है उसके उस सीखने के लिए। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन केवल इतना कहने से कि बच्चा पढ़ लिया अगर, बेटा तो नहीं पढ़ेगा, तो मुझे तो वो माहौल बनाना पड़ेगा। अगर वो माहौल स्कूल में नहीं है तो मैं अपने बच्चे को तो नहीं कहूंगा जी। अब नहीं कहूंगा तो वो बोलते हैं जी बोर्ड की क्लास है अब की बार। मैंने कहा तो देन कह जी कंपटीशन का जमाना है। मैं कहा तो पीछे रह जाएगा। किससे पीछे रह जाएगा? आगे कहां दौड़ाना है मुझे? किससे आगे निकालना है? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं अपने बच्चे को उसकी हम उम्र बच्चों से आगे निकाल दूंगा, उसके बाद कहां लेके जाऊंगा मान लो। और मैंने कहा जी मैं अपने बच्चे को ऑलरेडी इन सब चीजों से पार कर चुका हूं। मैंने कभी आज तक, मैं आपको बताता हूं, उसकी मदर को उस बच्चे की होमवर्क की डायरी और होमवर्क चेक करना अलाउड नहीं है आज तक भी। ना कभी उसकी मां ने किया, ना उसको अलाउ किया मैंने। हमारे घर में पढ़ाई की बात करना अलाउड नहीं है। हमारे घर में कभी भी पढ़ाई की कोई बात नहीं होगी, कभी मार्क्स की बात नहीं होगी, कभी पेपरों की बात नहीं होगी, कभी कंपटीशन की बात नहीं होगी। तो अब उसकी मां मुझसे पूछती है फिर कैसे करेंगे?
पढ़ेगा कैसे? क्योंकि मैंने अपनी जब रिसर्च करी उसमें मैंने पाया कि जब मैं बच्चों के दिलों की बात पूछता हूं तो बच्चों के दिलों में ऐसे क्लिक करके उसका सलूशन छिपा होता है। आप सुनते ही कहां हो? बच्चे इतना साफ साफ बोलते हैं भाई साहब, आपको सिर्फ अपने कान खोलने हैं, मोबाइल को फेंक देना है और कान खुले रखने हैं। आपका बच्चा आपको अपनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन बताएगा, सिर्फ उस प्रॉब्लम के सलूशन को बड़े एंगल में सोचना है। कई बार मां बाप क्या करते हैं, जैसे आप में से ही कुछ लोग मेरी इस बात को ऐसे ले लेंगे, पढ़ने को नहीं कहेंगे, कुछ करने को नहीं कहेंगे, फिर तो भाई बड़ा खराबी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसको केवल इतना ही समझेंगे। मैं बड़े पर्सपेक्टिव में कैसे कह रहा हूं, तो मैंने उसका सलूशन होता है, मतलब जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैंने उसकी मदर को बोला कि इसका एक समाधान है बढ़िया सा। कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने जब बच्चों के ऊपर काम किया तो जो बच्चे पढ़ते नहीं है या जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन बच्चों का कहना यह है, पापा तो आते ही टीवी के आगे बैठ जाते हैं, मम्मी सारा दिन नाटक देखती है, मेरे को पढ़ने के लिए बोलते हैं। पढ़ना इतना अच्छा होता तो वो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ने से जिंदगी कामयाब होती तो उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? वो कहते हैं हम तो नहीं कर पाए, तू कर ले। तो कर नहीं पाए तो वो निकम्मे आदमी मुझे कैसे बता सकते हैं कि क्या करके कामयाब होऊंगा, जो खुद नहीं कर पाए। जो लोग अपनी जिंदगी के डिसीजन गलत लिए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा मानते हैं, वो उसको ज्ञान दे रहे हैं। बताओ, तो गलती कर रहे हैं मां बाप तो भाई। क्योंकि इसको थोड़ा बड़े एंगल से सोचो। मान लो आपने घर में पेंट कराना है, तो क्या आप हलवाई से जाके पूछते हो कौन सा पेंट कराना चाहिए? हाँ जी, क्यों? हलवाई में क्या दिक्कत है? या जब घर में शादी हो तो क्या आप किसी टैक्सी ड्राइवर को जाके बोलते हैं कि भाई कितना सामान लेके आना बता? तो रोज सामान लेके आता होगा लोगों का शादी ब्याह का। या हलवाई से पूछते हो? किससे पूछते हैं आप? फिर हलवाई से पूछते हो आप। पेट में दर्द हो जाए तो कपड़े वाली दुकान पर जाके दवाई मांगते हो कि भाई दवाई चाहिए, या किसी वैद्य को दिखाते हो, किसी डॉक्टर को दिखाते हो? क्यों? दूसरे लोगों से क्यों नहीं? पेंट कराना हो तो पेंटर से पूछते हो, ठीक है जी। इलाज कराना हो तो डॉक्टर से पूछते हो। मोटरसाइकिल ठीक करानी हो तो कार की वर्कशॉप में तो ले जाके खड़े नहीं करते, मोटरसाइकिल के मिस्त्री के पास जाते हो। ऐसा नहीं होता बिजली वाले मिस्त्री के पास चले जाते हो, या कार के मिस्त्री या किसी और ट्रक के मिस्त्री के पास। मोटरसाइकिल खराब है तो मोटरसाइकिल का मिस्त्री ठीक करेगा, ट्रक का है तो ट्रक का वाला ठीक करेगा, पंचर हुआ तो पंचर वाला ही ठीक करेगा। आपको जिस चीज में प्रॉब्लम आई है उसका एक्सपर्ट ठीक करता है, लेकिन करियर का ओपिनियन वो बेवकूफ दे रहे हैं जो अपनी जिंदगी के डिसीजन गलत लिए बैठे हैं। बताओ, जो ना पढ़ते हैं, जिनका ना पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिनको ना कभी साइकोलॉजी पढ़ी, जिन्होंने ना करियर काउंसलिंग करी, वो बताते हैं बेटा तूने क्या करना है। अच्छा, उससे पूछो भाई हमने तो ना बच्चे को खुली छूट दे रखी है कि बेटा तू कुछ भी कर। मैंने कहा अच्छा, खुली छूट दे रखी है, फिर एक काम करो, उसको मिठाई की दुकान में ले जाकर खड़ा कर दो, उसको बोल बेटा जितनी मिठाई तेरे को पसंद है ना वो खा ले, तेरी खुली छूट है। उसको अपनी पसंद का पता कैसे चलेगा भाई? या तो तब पता चलेगा वो सारी मिठाइयां रोज एक मिठाई खाए, भाई एक ही टाइम में खा लेगा तो स्वाद मिक्स हो जाएगा। या तो एक मिठाई खाए, उसको अच्छी ना लगे तो छोड़ दे, फिर दूसरी खाए, फिर दो छोड़ दे, और फिर वो नोट करे, फिर उसको जो टॉप की लगी हो फिर उनको एक एक बार और खा के देखे तो पता लगेगा भाई मेरे को बेस्ट मिठाई ये लगती है, तभी तो सिलेक्ट कर पाएगा ना वो मुझे क्या खाना है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? नर्सरी में तो भागने लगा था बेचारा स्कूल की बस में, 10वीं तक ट्यूशन तक लगा, मतलब स्कूल से आते ही ट्यूशन, आते ही होमवर्क, आते ही टेस्ट की तैयारी, सब कुछ ऐसा करा, और अचानक से 10वीं के एग्जाम से पहले या उससे पहले वो पापा कहते आजा बैठ 2 मिनट, आगे बता क्या करना है। यार आपने 16 साल की उम्र तक उसको गधे की जिंदगी जीने के लिए बोला है, 16 साल तक उसकी क्लास की टीचर ने उसे बोला है ना तो जो मैं लिखवा रही हूं उससे बाहर लिखना, ना मैं बोल रही हूं उससे बाहर बोलना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे।
ना आपने इसके अलावा कुछ और करना, जो हम कह रहे हैं वही करना, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। 16 साल तक तो उसको दिमाग इस्तेमाल करने नहीं दिया, और 16 में अचानक से उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि उसे क्या करना है लाइफ में है? कैसे पता चलेगा उसको क्या करना है लाइफ में? उसने कौन सा करके देख रखा है कुछ? मैंने इसको जिया देखा। स्कूल, ये जो रेजिडेंस डॉक्टर थे ना, पीजीआई चंडीगढ़ में था, हम डॉक्टर्स के पास आना जाना हमारा लगा रहता था, तो मैं उनसे चर्चा करता था। रेजिडेंट डॉक्टर से बात करी जब मैंने, आपको जानकर हैरानी होगी भाई साहब, 99.9 यही मिलेगा आंकड़ा। चाहे मैं सेफ साइड रखने के लिए कदे कदे 90 बोल दूंगा, कभी कभी 95 बोल दूंगा, लेकिन आंकड़ा यही रहेगा। असल तो मुझे कोई मिला ही नहीं आज तक। 99% डॉक्टर्स जो वहां डॉक्टरी की तैयारी करने आए हुए हैं ना, उनकी जिंदगी नरक जैसी है। वो ऐसा खुद कहते हैं, और कभी पूछ लेना जा करके। अब जो टीचर बच्चों को देख के तो नाक चढ़ती हो जिसकी, और जिस डॉक्टर की मरीज को देख के नाक चढ़ती हो, वो कभी इलाज कर पाएगा उनका ठीक से? बताओ, फिर समाज के अंदर सब कुछ खराब ही होगा, फिर तो ठीक होने का मतलब ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? हमारा रास्ता फिनिश। मुझे भी कहा लोगों ने, जब मैं शुरुआत के दौर में अपने उन पेरेंट्स को जब मैं समझाता था, जो मेरे पास आते थे माँ बाप, जो मैंने बताया लिस्ट तैयार करता था, तो मैं जब उनसे पूछता था कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो अपने बच्चे के लिए, तो माँ बाप ये कहते थे कि आप समझते नहीं बेटा। अब मैं तो उस टाइम मतलब बेटा ही जैसा था, कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग, कि बच्चे निकम्मे ही होते हैं, हमारे वाले निकम्मे ही हैं। तो मैं सोचूं कि जबकि मैं वहां पे देख रहा हूं कि यार अलग अलग टाइप के तो होते हैं, पर निकम्मे ऐसा तो कोई वर्ड कहीं पर मिलता नहीं है कि बच्चा निकम्मा होता है। कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, लिटरेचर में, इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा कि बच्चा निकम्मा होता है। कहीं नहीं मिलेगा कि बच्चे कहना नहीं मानते, कहीं नहीं मिलेगा कि बच्चों को इस चीज की लत पड़ेगी, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना। कभी आपको उधर मिलेगा। आपको एक ही चीज मिलेगी, स्पेशल होते हैं, हम नहीं पहचान पा रहे, वो बात अलग है। अब क्या होता है कि मैं जब इस बिंदु पे सोचने लगा, तो उन्होंने जब मुझे कहा कि बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होते हैं। तो मैंने उन बच्चों पे काम किया। हर एक बच्चा अपने अपने लेवल पे, टॉप पे पहुंच गया, अपना काम करने लगा। मुझे रियलाइज हुआ कि माँ बाप को ना नंबरों के अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो मुझे इसको, उनका वो ताना मुझे याद था, जब तेरे घर बच्चा होगा ना तब देखेंगे, जब तेरे घर बच्चा होगा। हमारे घर भी हो गया, वो थोड़ी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई उसकी। डॉक्टरों ने ये भी कहा भाई इसका दिमाग भी तेज नहीं होने का, ये थोड़ा बीमार भी रहा करेगा, ये और वो पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है इसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हमारे पे भी लानत है। हमने उस पर काम किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, 5 साल की उम्र में यशस्वी ने पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया, इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। अब आज के टाइम पे उसके नाम पे 7 नेशनल रिकॉर्ड हैं। स्केटिंग का वो स्टेट चैंपियन, चेस का वो स्टेट चैंपियन, लॉन टेनिस का वो नेशनल चैंपियन, 2500 के करीब किताबें पढ़ चुका है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, साइबर, चारों ओलंपियाड्स में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर, ऑल इंडिया रैंक 1, सारे के सारे। और उसकी कमाल की बात क्या है मालूम है? आज तक कभी पढ़ने के लिए नहीं बोला उसको मैंने, आज तक भी। अभी 11वीं में है, अभी भी पढ़ाई की बात करना अलाउड नहीं है। कैसे हुआ ये सब कुछ, जब मैं ये कहता हूं? और ये अकेले के नहीं हुआ, अकेले के नहीं, जितने बच्चे लाइफ में आते चले गए उनकी लाइफ बदली। जितना उनके मां बाप कर पाए उसके डिपेंडेंट, उसके हिसाब से, जितना खुले दिमाग से कर पाए। बंद दिमाग से जब आप अपने बच्चे की परवरिश करेंगे तो बच्चा बर्बादी के अलावा कहीं नहीं जाएगा।
लेकिन आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा उसके लिए पहले। उसके लिए हम तैयार नहीं है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। हमें यह लगता है हमारी तो उम्र होली। कई पेरेंट ये कहेंगे जो कुछ पी रहे हो, जो कुछ जहां चलते हो, जो पहनते हो, जो भी करते हो, वो सब कुछ 4-5 लोगों का ही है, बस वहीं से आ रहा है। इसलिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है। अगर वो आप अपने हाथ से बनाने लग जाओगे तो क्या जोर लगना है? कुछ भी नहीं। आपके बच्चे को भी काम मिलेगा 100% और ये करेगा। और होता था, हमको बताया गया कि हरित क्रांति थी, उससे पहले देश भूखा मरता था। आपको यह नहीं बताया कि 1860 में जितनी पूरी दुनिया की जीडीपी थी उसका 48% कल्ला भारत था। पूरी दुनिया एक तरफ और अकेला भारत एक तरफ था। यह नहीं बताया। क्यों? क्योंकि तब हर हाथ के पास काम था। और इसीलिए हमने यह प्लान किया था कि 100% रोजगार देने वाली शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा मिलकर के सबको। 100% में आपका बच्चा ऑटोमेटिक आएगा ना, एक भी नहीं बचता। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें उस बच्चे को समझ करके और अगले स्टेप पे कि इसको काम क्या देना है। क्यों जी? अगर इतना डिसाइड हो जाए, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल में एंटर करता है और स्कूल में एंटर करते ही उस बच्चे के बारे में आपको उसका स्कूल का टीचर एक एक बात बता दे आपसे पूछे बिना, जैसे मैंने अभी अभी सांगवान साहब के बच्चे का बताया, आपसे पूछे बिना आपके बच्चे के बारे में सब बता दे। अब हमें यह भी नहीं कहना कि तुझे बड़ा होकर प्लेयर बनना है। हमने तो केवल उसको खेल में डालना है। क्यों जी? जब आपकी ऊर्जा का फ्लो उसी दिशा में होगा और आप वही काम कर रहे होगे तो आपको मोटिवेट करना पड़ेगा क्या उसको? भाई जिस दिन आपका बच्चा अपना फेवरेट जगह जाना हो, फेवरेट चीज खानी हो, फेवरेट, आपसे पहले तैयार मिलेगा, आपसे पहले उठा मिलता है वो सवेरे सवेरे, वैसे तो चाहे 10 बजे उठता हो। क्यों जी? यानी कि अगर आपका बच्चा फेवरेट काम कर रहा है तो ना नींद की फिक्र, ना थकावट का कोई टेंशन, ना गलत रास्ते पे जाना, ना नशा हो सकता, ना कहना मानने की टेंशन, ना कोई और टेंशन। बच्चा अपना सही रास्ते पे है, बस। क्या चाहिए आपको? भाई आपका बच्चा सुबह से लेकर शाम तक अगर वो 8 घंटे सो रहा है और 16 घंटे जाग रहा है, अगर 16 के 16 घंटे वो आनंद में है, वैसी जिंदगी की कल्पना क्यों नहीं करते हैं आप? भाई अगर आपके बच्चे को पढ़ाना है तो वो उतना पढ़ा दे। अगर आपका बच्चा वही कर रहा है जिसको वो करके थके ही ना, तो क्या उससे उसको इनकम नहीं हो सकती? वो रोटी नहीं चला सकता। मैं एक जगह बैठा था गांव में, क्योंकि गांव के लोगों को समझाना थोड़ा सा टफ होता है, तो और मुझे काफी समय हो गया तो मुझे उनका माइंडसेट मालूम है। तो मैंने कहा आपका बच्चा तो म्यूजिक के लिए बना है। मैंने ऐसे ही बोल दिया, म्यूजिक में क्यों हमने डूम बनाना है? अरे तुम उसको जात के साथ क्यों काउंट कर रहे हो, किसी धर्म या किसी चीज के साथ क्यों काउंट कर रहे हो? आपका बच्चा बना है म्यूजिक के लिए तो क्या देखो, फिर अभी इस म्यूजिक में के करियर है? मगर के नहीं है, बता। चलो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाना सीखता है तो उसके लिए भी काम है। वोकल बोल रहा है, अगर गा रहा है, उसके लिए भी काम है। इन दोनों में से कुछ नहीं करता तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हो। वो खराब हो जाए उसको रिपेयर करना सिखा सकते हो। वो न्यू भी ना हो तो उन्हें बेचना सिखा सकते हो। ये भी ना हो तो उनके लिए व्यापार कर सकता है। और ढेर, एक जगह नहीं, दूसरी जगह, तीसरी जगह, और कुछ नहीं तो सिखा सकता है। तो क्या नहीं कर सकता बताओ? किसी भी फील्ड में जो आपका जी करे, किसी में एक बताइए, आप एक ही जगह से 100 चीजें निकल के आएंगी। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, बहुत सोच समझकर इन्होंने एक चीज रखी हुई है कि 25 लाख बच्चा 12वीं करेगा तो 4 लाख बच्चों को ही सीट मिलेगी। कितना प्रतिशत हुआ? लगभग 16%। और मेरी रिसर्च भी यही कहती है कि 10 से 15% बच्चा ही पढ़ने के लिए बना है। बाकी का 85% बच्चा उस पढ़े हुए को, जितना उन्होंने पढ़ा, उसको प्रैक्टिकल कैसे लाना है, उसके लिए बना है। और हम सबको ही उसी लाइन में धकेल रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है।
हो सकता है ऐसा हो जाए कि आप लोग मेरे से गुस्सा हो जाओ कि हम तो समस्या का समाधान मांगने आए थे, आपने तो समस्या हमारे कोई कह दिया। बट मैंने पहले ही बोल दिया शुरू में ही, आप मुझे चाहे डांटें, धमकाएं, गालियां दे, मैं गलत रास्ते नहीं जाऊंगा, मैं सही रास्ते चलूंगा। भले ही एक कदम चले, भले ही एक आदमी हमारे साथ चले। अगर मेरी बात लॉजिकल नहीं है, अगर मेरी बात हवा में कही हुई बात है, तो यहीं क्रॉस करके जाइएगा, फिर मैं आपको आपके बच्चे का तरीका भी दूंगा, आपको जो चाहिए। आप ये कहते हो ना कि हमको तो पढ़ना ही चाहिए, हमको तो पढ़ाना ही चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं, हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए। 2015 में 15 तक समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ना उल जलूल बात मत करो डॉक्टर साहब, बस ये बताओ हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे। क्योंकि तब तक समस्या इतनी भयंकर है, ऐसा समझ में नहीं आया था लोगों को। कोई बात नहीं, छोटे बच्चों का माफ है। तो उस वक्त तक समाज को समझ में नहीं आया था। तो हमने क्या किया, मैं कहा लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। पढ़ा है, गूगल पे पढ़ा है, सारा कुछ पढ़ा है। वो असल में अब तो उड़ा दिया, जब वो चंडीगढ़ वाला कांड हुआ ना, जब मैं गिरफ्तार हुआ ना, उसके बाद उन्होंने मेरा पिछला 15 साल की हिस्ट्री मिटा दी। नहीं तो आपको वो पता लगता कितने बड़े लेवल पे हमने रिसर्च और काम किए हुए थे, वो सब पढ़े थे, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ही खत्म कर दिया वहां से। एनी हाउ, उसके बाद मुझे रीबिल्ड करना पड़ रहा है सब कुछ। हमने क्या किया, जब यह साबित हो गया कि हमने अपने बच्चे पे प्रूव कर दिया कि भाई देवेंद्र का बच्चा यशस्वी बलारा वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से जानने लग गए, उसने अपनी उम्र से ज्यादा सीख लिया। 5वीं क्लास में तो यशस्वी 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता था। ये जो एसबीआई के, यूपीएससी के, सॉरी इसके बैंक पीओ वगैरह के जो ये टाटा मैगरा की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है, 2 बार खत्म कर दी थी लड़के ने 5वीं में। अब वो दुनिया बोल रही है कि क्योंकि आप इंटेलिजेंट थे तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट। तो हमने दूसरों के बच्चों पे काम करना शुरू किया, अपने दोस्तों के। उस दौरान क्या हुआ, कुछ मां बाप अपने बच्चों पे वैसे ही कुदरती काम कर रहे थे उसी दिशा में। देखिए, लता मंगेशकर वाज एन एक्सीडेंटल सिंगर। उसके घर में म्यूजिक का माहौल था, ना उसके पापा इतने बड़े सिंगर थे, ना उसकी मम्मी, लेकिन वो इतनी बड़ी बनी कि वो अपने बच्चों को नहीं बना पाई। सचिन तेंदुलकर वाज एन एक्सीडेंटल प्लेयर। उसका बड़ा भाई खेलने जाता था, उसका कोच जो मंजरेकर साहब है, वो दोबारा दूसरा सचिन नहीं बना पाए। अगर कोच बनाता या पैसा बनाता या मुंबई बनाती, वो नहीं बना पाए। सचिन अपनी औलाद को नहीं बना पाया दोबारा। ये जितने आपको एग्जाम्पल दिखाए जाते ना, फुलौने ने भी तो इतनी मेहनत कर ली। वो बोले रिक्शा वाले की बेटी ने क्लियर किया आईएएस का एग्जाम। भाई वो एक्सीडेंटल है। मैंने आपको बताया 99.9% फेलियर हैं, जो पास हुए वो एक्सीडेंटल हैं। अब एक बच्चे ने मेहनत उससे ज्यादा कर रखी थी, उसको उससे ज्यादा आता था, उससे ज्यादा नॉलेज थी, लेकिन उस दिन उसको बुखार हो गया, फिर उस दिन वो बीमार हो गया, फिर या उसने ज्यादा पढ़ाई कर रखी थी और जो उसने पढ़ रखा था मतलब वो आया ही नहीं सिलेबस में, उससे ज्यादा कितना ही नॉलेज हो सकता है उसको। तो वो एक्सीडेंटल है। पेपर क्लियर करके कोई भी काम करना एक्सीडेंटल है, वो श्योर नहीं है। तो वो जितने भी महान लोग अभी तक आप एग्जाम्पल दिखाओगे, वो सब एक्सीडेंटल हैं कि उनको वैसा माहौल मिल गया। प्लान नहीं है, योजनाबद्ध नहीं है कि आपने प्लान किया कि मैं करके दिखाता हूं, कि मैं अपने बच्चे को यह बना के दिखाता हूं। ऐसा कोई आया हो तो बताओ। हां, माहौल दे दिया, बात बन गई। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में, जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस में, तो कुछ माँ बाप ने उन पे काम किया हुआ था, तो आपने उनके नाम भी सुने होंगे। कुछ के हमने तैयारी कराई, कुछ के पेरेंट्स ने खुद किया। कौटिल्य पंडित उस टाइम आया था। 2012 में यशस्वी वंडर किड बना, 2013 में कौटिल्य बना। फिर जानवी जो 14 भाषाएं बोलती है, फिर अमर्त्या सेन, फिर हनी हसी, फिर वो ये कनिका शर्मा। कोई संस्कृत में है, कोई ज्योग्राफी में है, कोई लैंग्वेज में है, वो किसी तरह से है। उसमें भी टेलीविजन ने
केवल यह साबित किया कि ये बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मुझे टीवी ने रिजेक्ट किया क्योंकि मैं ये बात बोलता था सारे बच्चे होते हैं भाई, ये नहीं, सारे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना ये इस चीज में है जो तुम भीड़ को बनाना चाहते हो। फिर लोगों ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं होती, कुछ बच्चे होते ही है। मैं कहा चलो एक काम करते हैं, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। हमने 2015 में ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, एक चैलेंज दिया। हमने स्कूलों को चिट्ठी लिखी, स्कूलों को बोला एक स्कूल से एक बच्चा लेंगे, आपके स्कूल का सबसे निकम्मा, ना पढ़ने वाला, फेलियर केस हमको दे दो, जिसको तुम कहते हो कि ये किसी लायक नहीं है, वो हमको दो, हम ट्राई करते हैं उसके ऊपर। 20 बच्चों ने शुरू किया, 18 बच्चों ने पूरा किया। 20 ने शुरू किया, 18 ने पूरा किया। 18 के 18 बच्चे, मैं सक्सेस रेट की बात बता रहा हूं, 18 के 18 बच्चे 3 सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100। चैलेंज देके, डॉक्टर देव्स चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू द हाईएस्ट अचीवर का चैलेंज था कि सबसे निचले वाले बच्चे को तुम्हें सबसे टॉप पे ले जाके दिखाता हूं, और फिर तुमसे पूछूंगा कि मान लो तुम्हारी क्लास के 100 बच्चों ने 100 में से 100 ले लिए सारे सब्जेक्ट में, तब कहां है तुम्हारे पास उनको एडजस्ट करने की जगह? है क्या? टॉपर्स को भी एडजस्ट करने की जगह नहीं है। तो जो बच्चा 40वें नंबर पर है, वो आपके बनाए हुए क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, तो क्या वो इंसान का बच्चा नहीं है? उसके लिए कोई जगह नहीं है आपके पास, उसके लिए कोई सम्मान नहीं है आपके पास। ऐसा कचरा समाज बनाओगे क्या आप? और वो बच्चा मेरा भी हो सकता है 40वें नंबर वाला, वो आपका भी हो सकता है। मैंने तो निकाल दिया उसको इस दौड़ से। जब चौथे साल की मैं बता रहा हूं, 5वें साल में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 लिया उसने। 5वें साल में मैथ्स के एडवांस वाले पेपर में मुझे बोलता है गाड़ी में बैठते ही, जब मैं उसको स्कूल से लेने आया, पापा जी मैंने तो 2 क्वेश्चन छोड़ आया। मैंने कहा टाइम पूरा हो गया होगा, टाइम कम होगा। बोला ना ना ना। मैं कहा फिर आते नहीं थे? आते थे, टाइम तो मेरा आधे टाइम में ही पूरा हो गया था। फिर छोड़ के क्यों आया? यार मैंने सोचा सारे गोल्ड मेडल मैं ही लेता रहूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे। मैंने गाड़ी रोकी, मेरी आंखों में पानी था। मैंने को नीचे उतर, मैंने उसको नीचे उतारा, मैं उतरा, मैंने उसे जोर से हक किया, मैंने उसको किस किया, मैंने कहा थैंक यू, मैं पास हो गया। कि तुम्हें नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी यह सबक देने वाला था कि तुमको आगे नहीं दौड़ना है, तुमको हमेशा फर्स्ट नहीं आना है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद फर्स्ट आना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का मकसद है जो तुम कर रहे हो उसको एंजॉय करना मात्र है खाली, तुमको और कुछ नहीं करना है। क्योंकि ये उसने मुझसे पूछा एक दिन, मैं उसे खेलने के बाद लेकर के आ रहा था घर पे, सुबह सुबह की बात है, वो अपने लोकल उनमें निक्कर और उसमें था टी शर्ट में। उसने मुझसे पूछा पापा जी आपसे दुनिया सारी कहती है कि आपसे, आपके पास इतने सारे पेरेंट आते हैं, आप बताते हो कि आप ये इस काम में डालो, इस प्रोफेशन में डालो, आपने मुझे तो कभी नहीं बताया मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा तुझे एंजॉय करना है खाली। बोला मतलब? मैं कहा तुम एक काम करना, तुम मुझे लिस्ट बना के देना कि तुम्हें क्या क्या करना अच्छा लगता है। तुम्हें मैंने एक्सपोजर इतनी सारी चीजों का दे रखा है, सारी चीजों का तुम्हें सब कुछ मैंने दे रखा है एक्सपोजर, तो तुम सिर्फ मुझे लिस्ट बना के देना कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, मैं उसी को फाइनेंस मॉडल डेवलप मैं कर दूंगा तेरे लिए, उसी से पैसा कैसे कमाना मैं सिखा दूंगा, जिंदगी कैसे चलानी है, टेंशन खत्म। तो पूरी जिंदगी तुझे आनंद ही लेना है, वही काम करना है जिसमें तुझे आनंद आए। बोलता है ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी होता है, कोई ना कोई तो प्रोफेशन चूज करना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा सारा काम प्रोफेशन में हो सकता है भाई, तेरे को कपड़े बनाने अच्छे लगते हैं तुझे वो दे दूंगा, तुझे चाय बनानी अच्छी लगती है उसका भी बिजनेस है, तुझे पकोड़े बनाने आते हैं उसका भी बिजनेस है। हमारे यहाँ करनाल के अंदर वहां किसान चौक पर एक कड़ी चावल वाला बैठता है करोड़पति, समोसे वाले करोड़पति मैंने देखे हैं, सिर्फ समोसे पर। यहाँ हमारा ये करनाल के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन बना था समोसे के उस पर। वो तो नकली है, उसने कभी चाय नहीं बेची, नाम लेता है चाय।
मतलब क्या हुआ कि आपको जो काम करना है उसका फाइनेंस मॉडल मैं आपको दे दूंगा। तो बोलता है ऐसे नहीं होता पापा जी, मुझे बताओ मुझे क्या करना। मैं कहा देख चल मैं तुझे एग्जांपल देता हूं, तुम मुझसे कोई बात बोलो कि कोई काम करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो बच्चा था, वो 7वीं क्लास में ही था, तो उसने मुझे बोला अच्छा आप गाड़ी चला रहे हो, इससे कहां पैसा मिलता है। मैंने कहा अभी दिखा देता हूं कैसे मिलता है। मैंने उसी टाइम फोन किया उसकी मां को घर पे, मैं कहा आज हम शाम को आएंगे, कहीं जा रहे हैं। उसने बोली कहां जा रहे हो। मैं कहीं चले, बोल दो उनको। तो बोले कहां जा रहे हैं। मैंने कहा कहीं जा रहे हैं, आके बताते हैं। अब मुझे भी नहीं पता था हम कहां जा रहे हैं। हमने गाड़ी मोड़ ली। अब कहीं मैं देख रहा हूं गाड़ी चला के पैसे कैसे मिलेंगे, तो मैंने चंडीगढ़ से जीरकपुर पार किया, वहां काफी सारी सवारियां खड़ी थी, मैंने आवाज लगाई दिल्ली 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 दिल्ली। ठीक है, और दिल्ली दिल्ली वाले कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा 800 रुपए लगेंगे। एक ने रिजेक्ट कर दिया, एक भाग के बैठ गया, एक को देख के बाकी 2 भी बैठ गए। मैंने कहा जाना कहां कहां। मैं बोले आप कहां जाओगे, मैं तो ISBT छोड़ दूंगा। ठीक है जी। वो एक करनाल बाईपास उतर गया, 2 ISBT छोड़ के आया, 2400 रुपए ले लिए। आते हुए करनाल बाईपास से बिठा लिए 3 सवारी, 2400 आते हुए हो गए। 4800 रुपए चंडीगढ़ पहुंच के मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, इतने का तेल लगा, इतने गाड़ी का इंजन खपा, इतने टायर घिसे, इतना टाइम लगा, इतने टाइम में 4800 रुपए में से इतना तेरा खर्चा हुआ, ये बचत के हैं तेरे, ये कमाई है। अब तू रोज का कैलकुलेट कर ले, तू अगर 2 चक्कर मार सकता है तो डबल हो जाएगा, 3 मार सकता है तो 3 हो जाएंगे, सिर्फ इसी में। बोलता फिर अच्छा मेरे को चाय बनानी आती है, ऑमलेट बनानी आती है, फिर कैसे करूंगा। मैं कहा चल अभी चलते हैं। बस स्टैंड के सामने 22 सेक्टर में एक ऑमलेट वाला बैठता है, हम जाकर के मैंने कहा भाई एक चाय बनाना। उसने चाय बनाई, उसने चाय बना के पिलाई। मैं कहा तुझे और कुछ खाना है तो बता दे, ब्रेड खाना है, चाय पीनी है, जो भी। उसने मतलब उसने खाया जो भी खाया, और मैंने उसको पैसे दिए। मैंने कहा देखो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए चाय बनाती है, तुम उसको पैसे नहीं देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि चाय बेचकर पैसे नहीं कमा सकते। तुम यहां से देखो, तुम कुछ भी करके कर रहे हो ना। मैंने उससे पूछा भाई तुम ये तुम्हें काम करने में मजा आता है या तुम मजबूरी में करते हो। बोलता है क्या करें जी डॉक्टर साहब, और कोई काम नहीं था, बस ये गलती है। इस बंदे को अगर चाय बनाने में आनंद आ रहा होता ना तो ये करोड़पति होता। जैसे इस कड़ी चावल वाले को बना के कई लोगों को खिलाने का शौक होता है। मतलब कई लोगों को इतना शानदार शौक होता है, किसी के घर चले जाओ, मैं उसको स्पेशल बोलता हूं भाई स्पेशल कुछ मत बनाना। बोले जी ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरा शौक है खिलाना लोगों को, मैं सबको ही खिलाता हूं, सबको ही, क्योंकि मुझे आनंद आता है। घर में भी आपको मिलेगी ऐसी लेडी भी मिलेगी जो आपको जो किसी के लिए नए नए बना के रोज घर वालों को भी खिलाती रहती है, और एक आधी ऐसी भी मिलेगी जो कह देगी मैं रोटी बनाने खातिर ले रखी हूं। ठीक है ना। तो जो उसको आनंद आता है उसी को आप उसके काम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। उसको समझ में आ गई। और मैंने एक दिन उसके सामने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रख दिया। 8वीं में जब वो हुआ तो मैंने उसे बोला कि विनी एक क्वेश्चन है तेरे लिए। मैंने कहा बता। बोले पूछो। मैंने कहा मान लो मैं और तेरी मां हम दोनों मर जाएं तो तुम क्या करोगे। मतलब उसने वो जो टिपिकल टाइप रिएक्शन नहीं दिखाया। मैंने कहा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सिर्फ, कि मान लो हम कल के बाद गायब हो जाएं या मर जाएं, कुछ भी ऐसा हो जाए तो क्या करोगे। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा लाइफ का अभी अभी प्लान बनाओ कि मान लो ऐसा हो गया है तो देन व्हाट विल यू डू। बोलते देखो इतने बड़े घर की तो मुझे जरूरत नहीं रहेगी फिर। सबसे पहले तो मैं घर बदलूंगा, किराए पे रहता हूं मैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर गाड़ी की भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं 18 साल तक ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने कहा हाँ, तो दोनों गाड़ियां बेच दूंगा। सबसे पहले तो पैसे आ गए हाथ में, और कोई पैसा नहीं। मैं कहा मेरे पास बैंक में कोई पैसा नहीं है तेरे को देने के लिए, कुछ भी नहीं मैंने तेरे लिए बचाया, तो व्हाट विल यू डू। तो पैसे आ गए उसके पास हाथ में, कहता ये पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, इसमें से कुछ पैसे लेकर के मेरे को लेमोनेड बनाना आता है, मुझे ऑमलेट बनाना आता है, मुझे चाय बनानी आती है, मुझे कॉफी बनानी आती है, उसने ये पुलाव बनाना आता है, उसने जो जो बताया ये बनाना आता है। बोला हाँ, तो मैं स्टॉल लगा लिया करूंगा दिन में। दिन में और सुबह शाम। कहते सुबह भी मैं खेलने जाया करूंगा, शाम को भी खेलना मुझे अच्छा लगता है। मैं कहा फिर खेलने की फीस कहां से दोगे तुम,
इतना महंगा गेम है लॉन टेनिस। कहता है मैं कोच साहब को बोल दूंगा कि कोच साहब अब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे तो आप मुझे अभी के लिए खेलने दो, मैं आपको सिखा दिया करूंगा दूसरे बच्चों को भी, और फिर आपके लिए काम भी कर दिया करूंगा, और फिर मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो आपको दे भी दूंगा। मैं कहा ठीक, उधर भी प्लान कर लिया, इधर छोटा कमरा लेने को बोल दिया, उधर से पैसे बच गए, उधर से पैसा कमाना, दिन में अपने खर्चे चलाने के लिए मैं गुजारा हो जाएगा। क्योंकि मैंने उसे कैलकुलेशन सिखाया हुआ है कि नींबू पानी उस टाइम पे एक नींबू मतलब कितने लेमनेड बना सकता है, कितनी चीनी, कितने रुपए की चीनी लगती है, खांड लगती है, कितने रुपए उसमें खर्च होते हैं। उस कैलकुलेशन से उसने पता था 3 रुपए खर्च होते हैं, 10 रुपए का बिक जाता है। ये कैलकुलेशन करके उसने मुझे कैलकुलेट कर दिया कि मैं इससे, जितनी उसकी अकल थी 8वीं क्लास में उसने उतना दिमाग लगा लिया। मैं पास हो गया। मैं कहा मुझे तेरी कोई टेंशन नहीं, अपन अब निकल पड़ेंगे समाज के लिए, तुम अपना काम करो। तो हम परमानेंट हो गए कि ठीक है अब तुम्हारे लिए अपना हो गया जितना होना था, अब हम और के लिए कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्या आपने अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आप नहीं होंगे समाज में, कोई भी नहीं होगा तो वो अपना गुजारा कर लेगा? अगर नहीं तो हम एक बहुत बड़े फेलियर पेरेंट रह चुके हैं, हो चुके हैं। तो आपको पहले वो करना पड़ेगा कि क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो, या कहीं आप ऐसे तो नहीं। एक काम करो, जल्दी से जा, भाग के आ, और ध्यान से जाना, आराम से जाइए। अपनी ही एक ही लैंग्वेज में कंफ्यूजन इतनी है, होता है ना ऐसे। मतलब हम उसको ये कहेंगे काम जल्दी करना है लेकिन आराम से जाइए। अब उसको ये समझ में प्रोसेसिंग नहीं आएगी कि करना क्या है इसमें से। क्या होता है, टाइम हो गया। अभी तो लंच का टाइम हुआ होगा। उनको बोल दिया था क्या? अच्छा, कितने बजे का टाइम दिया था? 2 बजे खाना खाने के लिए। चलो 5-7 मिनट तो हो गए। देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है इसके बाद में, नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना। मैं जो बोलूंगा वो तो बोलूंगा ही। मैं ऐसा समझता हूं ये आज हमारी जर्नी की शुरुआत है। अगर आपको ये लगता है कि चीजें बदलनी चाहिए और हमारे एंड से बदलनी चाहिए, तो पहले पूरी वाक्या समझना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस। जब मैं, आप सोचिए, जब मैं एक बच्चे के बारे में अगर मैं 7-8 घंटे बोल सकता हूं, तो उस बच्चे को कैसे समझना है, इस प्रोसेस को समझने के लिए कम से कम 30 घंटे तो चाहिए आपके। क्यों जी? 20-30 घंटे तो चाहिएंगे ना। अब वो रोज रोज मैं भी नहीं आ सकता, रोज रोज आप भी नहीं आ सकते। तो जो मेरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मैं ऑनलाइन मैंने डाल दिया पब्लिक के लिए ओपन, कि अब कोई भी देख ले। उसको मैं करने का तरीका बताऊंगा आपको कि ये कैसे करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्योंकि आप अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजों को लेकर के यहां पर आए हैं और आपने ये उम्मीद की होगी कि हम उसका सलूशन प्रैक्टिकली जो आज पॉसिबल है और प्रैक्टिकली जो फ्यूचर में पॉसिबल, जो हम कर सकते हैं भविष्य में, उसके लिए भी आपने ऐसा सोचा होगा। तो आपको या तो मिल गया होगा एक पेपर, नहीं मिला होगा तो आपको वहां रिसेप्शन से एक पेपर मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है आपका अपने बच्चे के बारे में क्या सवाल है। क्योंकि आप यहां आए हो और अगर आप ही की बात मैंने नहीं सुनी, आप ही की बात का सलूशन नहीं हो, तो फिर आपका आने का क्या हुआ? भाषणबाजी तो मैं वैसे ही कर लेता हूं, ठीक है ना। मेन अभी मैंने जर्नल जो चीजें अभी चल रही हैं, घटित हो रही हैं, उस पर थोड़ी सी प्रकाश डाला है अभी मैंने। मतलब मैं अभी तक वार्म अप नहीं हुआ हूं सही बताऊं तो, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो जितने भी टाइप के बच्चों पे मैं बात करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, वो आप में से किसी ना किसी का बच्चा मिल जाएगा। वो जो मैंने बताया था कि कोई इतना शरारती है, कोई इतना जिद्दी है, कोई इतना अभी वो मोबाइल पे गेम खेलना, ललत पड़ना, ये सब अभी डिस्कशन में रहता है। तो उनका रीजन क्या, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसका पॉसिबल है आज, और क्या फ्यूचर में हमको करने की जरूरत है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वो चर्चा करेंगे अपन लंच टाइम के बाद। तो लंच का आधा पौना घंटा अपने पास है, आप लोग एक दूसरे से एक्वेंटेंस कर लीजिए, मिल लीजिए, बातचीत करिए एक दूसरे से। ये पर्पस ये भी था कि जो लोग साथी जनता सरकार मोर्चा के विद फैमिली आए हैं वो एक दूसरे से अपनी फैमिलीज को मिलवा दें,
क्योंकि फ्यूचर में एज अ फैमिली हम ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं कि आपके बच्चे के लिए मैं करूं और मेरे बच्चे के लिए आप करो, ऐसा एक सिस्टम तैयार करें। बाकी दुनिया को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो हम एज अ फैमिली इसको ग्रो करेंगे, जिस जिसको समझ में आएगा तो एक पूरा सिस्टम हम लोग तैयार करेंगे। तो आपको क्या करना है, वो पेपर ले लेंगे, अपने बच्चे की उसमें क्वेश्चंस हैं वो लिख देंगे, और नाम चाहें तो लिख दीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं, यहां से आप लिख देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि फिर बाद में भी आसान हो जाए आपसे कम्युनिकेट करना। आप उस पर नाम और फोन नंबर अपना लिख देंगे कि ये बात थी, मैं ये पूछने आया था। आप अपने बारे में पूछने आए हो, आप अपने परिवार के रिश्तों के बारे में पूछने आए हो, आप कुछ पूछने आए हो, क्योंकि एक प्रॉब्लम समाज के अंदर सबसे बड़ी है, हर कोई केवल समझा रहा है, समझ कोई भी नहीं रहा। ना माँ बाप समझ रहे, ना हस्बैंड समझ रहा, ना वाइफ समझ रही, ना ससुर समझ रहा, ना बहू समझ रही, ना सासू समझ रही, ना बहू समझती, मतलब समाज का कोई भी आदमी समझ नहीं रहा। तो मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा, आप मुझे समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आप खुद को समझने की कोशिश करेंगे, और इस समझने की कोशिश में हम लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे। समझाने की कोशिश में हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समझाने का मतलब यह है कि समझाने वाला आदमी यह साबित कर रहा है कि मुझे ज्यादा पता है और तुमको नहीं पता। इस चीज से निकलना है। और कोई भी आदमी, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी नहीं चाहेगा कि कोई उसे मूर्ख साबित करे। समझाना नहीं होता, सिखाना होता है, और सीखने की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होता है। तो इन सब पूरी प्रोसेस पे हम चर्चा करेंगे इसके बाद में। आप सब के सब, मेरी आपसे गुजारिश है कि सब के सब जितना ज्यादा हो सके उसके अंदर लिख दीजिएगा, ताकि मैं यहां बोलने से पहले उनमें से कुछ पढ़ लूंगा, और पढ़ने के बाद में फिर हम लोग उन पे चर्चा करेंगे सब पे। तो एक की प्रॉब्लम दूसरे की भी मिलेगी, दूसरे की ऐसे करके मिलेगी, और ये चर्चा चलेगी। जिसकी गाड़ी का टाइम हो रहा होगा ट्रेन का, वो चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां उस पर्ची पे लिख देना कि मुझे इतने बजे निकलना है, वो निकल जाएंगे। क्योंकि ये अपनी मुलाकात, ये हमारी पहली मुलाकात है इस विषय पर, आखिरी नहीं है, ये समझ के चलिएगा। ये जीवंत पर्यंत सीखने, सिखाने, समझने, समझाने का विषय है। ये चलता रहेगा। एक बार जुड़ गए तो जिंदगी भर हम लोग अपना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस उम्मीद में हम लोग इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा। तो कुछ छूट जाएगा तो ये यकीन मानिए वो छूटेगा नहीं, वो फिर अगली बार के लिए पेंडिंग रहेगा, और हम लोग इस प्रोसेस को लंबा चलाएंगे। तो आपकी कोई गाड़ी छूट रही है तो आप जा सकते हैं। आपके लिए आखिरी टाइम तक, आखिरी आदमी भी जब तक यहां बैठा रहेगा और क्वेश्चन रिपीट नहीं करने लग जाता, तब तक मैं यहीं हूं। मतलब हमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी कहीं नहीं जाना है। आपको जल्दी होगी, आप निकलते जाइएगा, हम बोलते जाएंगे, चाहे रात लगे 6 बजे तक का तो इनका टाइम है, उसके बाद आप बाहर ग्राउंड में खड़े हो, जिनको टेंशन नहीं है। ठीक है जी, मतलब अपनी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी खाना खाना है, खाने के बाद में फिर आप वो खाने से, जिन लोगों की लाइन लंबी लग जाए तो पहले वो पेपर लेके लिखना शुरू कर देना, खाने वाले बाद में कर देना। आप एक दूसरे को मैनेज करके, एक दूसरे को एडजस्ट करके, सहायता देके खाना खा लीजिए, और खाने के बाद फिर से मिलते हैं। हम अप्रोक्सीमेट टाइम मान के चलते हैं कि हम 2:45 बजे दोबारा बैठेंगे। 2:30 बजे तक कोशिश करिएगा, जितना समय ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा हम लोग बातचीत कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए।